नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। मैं रजत मेहरोत्रा, हमारे चैनल मनी मैटर्स बाय रजत मेहरोत्रा में आपका स्वागत करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग हमारे चैनल के माध्यम से अपने ज्ञान को और अपने पैसे को आगे बढ़ा रहे होंगे। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है वो जल्द से जल्द कर लें और अपने ज्ञान को और पैसे को आगे बढ़ाते चलें। आज हम बात करेंगे एक और बातों बातों में सीरीज 2 की। और आज हम 3 विषय पे आपको बातों बातों में जानकारी जागरूक दिवस के तहत आपको जागरूक करते हुए हम अपने आज के विषय को शुरू करेंगे। कल हमने एक बात करी थी कि अमेरिका का एक बैंक डूब गया। क्या है वो बैंक और उसका भारत में या अन्य इंडस्ट्रियों में क्या असर होगा? दूसरा, रिलायंस ने क्या किया? मुकेश अंबानी ने पेट्रोलियम टेलीकॉम के बाद किस क्षेत्र में अपना निवेश बढ़ाया और उसका भारत में क्या फायदा होने वाला है? और भारत में गर्मी को लेकर सरकार की क्या तैयारियां हैं और सरकार के पास क्या क्या चुनौतियां हैं? इन विषयों को लेकर हम आज आपके सामने आपको जागरूक करेंगे और आपको बेसिक समझ देंगे कि ये सारी चीजों का आपकी जेब पर, आपके ऊपर क्या असर पड़ता है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। हमारे चैनल मनी मैटर्स बाय रजत मेहरोत्रा में मैं आपका अपना रजत मेहरोत्रा, फाइनेंशियल डॉक्टर, कंसल्टेंट, प्रैक्टिशनर। आज हम सेशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण खबर के बारे में, जो है अमेरिका का कौन सा बैंक है जो डूब गया और जिसको लेकर पूरे एशिया में हम बात करें, यूरोप में बात करें, अमेरिका में बात करें, बहुत ज़्यादा हलचल मची हुई है। ये बैंक है सिलिकॉन वैली बैंक। ये अमेरिका के सिलिकॉन वैली में स्थित है और ये बैंक ज़्यादातर स्टार्टअप्स को फंडिंग करता है, यानी कि लोन के रूप में पैसा देता है। अब आप ऐसे समझिए जैसे हिंदुस्तान में स्विगी है, जोमेटो है, ओयो रूम्स है। ये स्टार्टअप के रूप में आए तो इनको ये बैंक प्राइमरली पैसा देता है। और ये बैंक अमेरिका का बहुत बड़ा बैंक नहीं है। ये अमेरिका के सबसे बड़े बैंक बाय एसेट जेपी मॉर्गन का एक 1/10 हिस्से के बराबर है। और ये बैंक डूबने का मतलब है कि जितनी भी स्टार्टअप्स हैं इनके, चाहे वो यूरोप में स्टार्टअप्स को इन्होंने फंड किया हो, पैसा दिया हो, चाहे भारत में दिया हो, वहां पर एक समस्या अब आने वाले समय में होने वाली है। क्योंकि और इसको हम इस तरीके से भी जोड़ेंगे कि इसका इफेक्ट आईटी रिलेटेड, टेक्नोलॉजी रिलेटेड सेक्टर्स में भी होगा। कैसे होगा? कि जब स्टार्टअप्स पैसा देने में असमर्थ रहेंगे, इनको लोन का पेमेंट नहीं मिलेगा, और लोन किसी भी बैंक के लिए एक एसेट होता है, और तो वो बैंक हर तरीके से अपने प्रॉफिटेबिलिटी शो नहीं कर पाएगा और टैक्सेस सरकार को नहीं दे पाएगा, और बैंक किसी न किसी कारण से बंद हो जाएगा। स्टार्टअप्स के लिए क्या होगा कि जब उन्हें फंडिंग नहीं मिलेगी तो वो आगे ग्रो कैसे करेंगे, वो अपने प्रॉफिटेबिलिटी या अपने बिजनेस का एक्सपेंशन कैसे करेंगे? तो कहीं ना कहीं पे स्टार्टअप इंडस्ट्री को भी इस बैंक के डूबने से, या मैं कहूंगा, एक धक्का लगा है। और इस कारण से ये जब कल खबर आई तो ये बैंक के साथ साथ एशिया के बैंक्स में भी गिरावट दर्ज की गई और यूरोप के बैंकों में भी गिरावट दर्ज की गई। अब ये हुआ क्यों? ये इसलिए हुआ क्योंकि कोविड के समय में ब्याज दरें अमेरिका में शून्य थी, और महंगाई चूंकि बढ़ी, तो महंगाई को कंट्रोल में करने के लिए अमेरिका के फेडरल रिजर्व, जो कि सेंट्रल बैंक है उनका, उसने ब्याज दरें बढ़ाई। तो अब वो ब्याज दरें 0 से 3% तक पहुंची। तो अब जिस इंडस्ट्री या जिस कॉरपोरेट ने अगर लोन कम रेट पर लिया था, तो अब उसको ज्यादा पेमेंट करना है अपने बोरोड कैपिटल पे। तो उसकी फाइनेंशियल्स पे, उसके बैलेंस शीट पर एक बर्डन आया। दूसरी तरफ क्या हुआ है कि डिमांड मिसमैच की वजह से, रिसेशन फियर, स्लोडाउन फियर की वजह से ऑर्डर बुक उतनी प्रॉफिटेबिलिटी शो नहीं कर रही हैं। तो और स्टार्टअप के केस में तो वैसे भी कैश का क्रंच होता है उन लोगों के लिए। वो वेंचर कैपिटल से पैसा लेते हैं, प्राइवेट इक्विटी से पैसा लेते हैं और बैंक से लेते हैं। तो जब बैंक उन्हें पैसा नहीं देंगे, वो कहीं ना कहीं पे जो स्टार्टअप है, जो चाहे वो टेक स्टार्टअप कहें, चाहे वो हम
टेक्नोलॉजी स्टार्टअप कहें, चाहे हम फूड डिलीवरी स्टार्टअप कहें, सभी स्टार्टअप इम्पैक्ट होंगे। और महंगाई, अमेरिकन सेंट्रल बैंक के जो चेयरमैन है जेरोम पावेल, उन्होंने ये कहा कि अभी भी महंगाई काबू में नहीं आई है और ब्याज दरें बढ़ने का सिलसिला आगे भी जारी रह सकता है। तो इसका कारण है, या इसका हम ये माने कि अभी भी संकट से दुनिया नहीं उभरी है। अब इसको कई तरीके से हम लोग देखें, बातों बातों में हम आज जागरूकता की तरफ बढ़ रहे हैं। कैसे? युद्ध अभी भी जारी है, रशिया यूक्रेन का। कोविड का आना जाना अभी भी आना जाना हो रहा है। और अमेरिका का ये जो बैंक, सिलिकॉन वैली बैंक है, इसका जो डूबने का एक हिंट ये है कि रिसेशन की शुरुआत हो चुकी है। हम ये नहीं कह रहे कि भारत में भी बैंक डूबेंगे या यूरोप में डूबेंगे या अमेरिका में और बैंक डूब भी सकते हैं या नहीं भी डूब सकते, लेकिन मैंने कल के वीडियो में बातों बातों में आपको यही बताया था, स्ट्रॉन्गर दी बैंक स्ट्रॉन्गर दी इकोनॉमी। बैंक्स लैंडिंग करते हैं इकोनॉमिक साइकिल को आगे बढ़ाने के लिए। और अगर बैंक की बैलेंस शीट्स पुअर है, बैंक वीक हैं, तो कहीं ना कहीं पे जो भी इंडस्ट्रीज हैं वो भी कहीं ना कहीं पे वीक होंगी और बैंक्स के जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हैं वो भी बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं कि आम निवेशकों को क्या करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि आम निवेशकों को अभी बहुत ही समझ के सोच के अपने फाइनेंशियल एडवाइजर डॉक्टर कंसल्टेंट से सलाह लेके ही इक्विटी मार्केट में निवेश करना चाहिए, क्योंकि उतार चढ़ाव आने आगे भी जारी रहेंगे, ब्याज दरें बढ़ेंगी। अगेन देयर इज एन इम्पैक्ट ऑन बैंकिंग सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इम्पैक्ट हो सकता है, होगा। अब हम बात करेंगे कि गर्मी बढ़ रही है। गर्मी बढ़ने के साथ साथ हिंदुस्तान में सरकार के लिए एक चुनौती आएगी। वो आएगी कोल की अवेलेबिलिटी उपलब्ध कराना, और जो भी पावर जनरेटिंग प्लांट्स हैं वो रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करें। और सरकार को कोऑर्डिनेशन लेके चलना होगा विद रेलवेज एंड विद दी कोल मिनिस्ट्री। क्यों? क्योंकि रेलगाड़ी से ही भारत में कोयले की जो खदानें हैं वहां से बिजली घरों तक कोयला आता है। इसमें अगर रुकावट होगी तो एक दिक्कत ये आएगी कि जो कोल प्लांट हैं वो बिजली को बहुत अच्छी तरीके से बिजली बना नहीं पाएंगे और घरों तक बिजली नहीं पहुंचेगी। इस साल पिछले साल की तरह गर्मी बढ़ेगी, और गर्मी बढ़ने का मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड भी बढ़ेगी। और कोयले की कमी के लिए सरकार को एक बैकअप प्लान के रूप में एलएनजी का इस्तेमाल करना होगा प्लांट को चालू रखने के लिए। और वो एलएनजी गवर्नमेंट इंपोर्ट करेगी, जिससे सरकार का फिर से जो वित्तीय घाटा है वो एक बार फिर बढ़ेगा और सरकार जो फॉरेक्स रिजर्व है वो कम होगा। आपको क्या करना है ये समय पर? आपको अपने पैसे को बहुत ही सिंसियरली इन्वेस्ट करना है और मिनिमाइजिंग द अननेसेसरी बाइंग ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। क्योंकि ये रिसेशन का, अमेरिका के बैंक का डूबना एक संकेत हो सकता है। स्टार्टअप इकोसिस्टम में एक बैकवर्ड पुश का संकेत है ये। गर्मी बढ़ने का संकेत ये होगा कि सरकार पर एक ज्यादा वित्तीय बोझ रहेगा। उसका परिणाम ये होगा कि सरकार, हो सकता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप या अदर डेवलपमेंट एक्टिविटीज हैं उसमें स्पेंडिंग को अ लिटिल बिट स्लो हो जाए, कुछ कमी। अब हम बात करेंगे आज रिलायंस। अब पेट्रोलियम टेलीकॉम के बाद ऐसा क्या कर रहा है? रिलायंस पेप्सी और कोको कोला को टक्कर देने आ चुका है अपने कंज्यूमर डिवीजन के द्वारा। रिलायंट फूड कई सेक्टर्स में, चाहे हम चॉकलेट्स की बात करें, चाहे हम बिस्किट्स की बात करें, चाहे हम
स्पेशलाइज्ड फूड ड्रिंक्स की बात करें, काफ़ी उसने कंपनीज को एक्वायर किया है। उसी में आज उसने एक ऐसी कंपनी को एक्वायर किया है, कैंपा कोला, जो 50 साल पहले भारत में ऑपरेट करती थी, और उसने इसको जो दिल्ली के प्योर ड्रिंक्स से परचेज कर लिया है 22 करोड़ में। अभी 3 वेरिएंट में उन्होंने इसको लॉन्च भी कर दिया है। चूंकि गर्मियां बढ़ने वाली हैं, तो जाहिर सी बात है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो बैलेंस शीट है, वो इस ड्रिंक के माध्यम से उन्हें प्रॉफिट ज़्यादा दे सकती है, क्योंकि लोग प्रेफर करेंगे इंडियन ड्रिंक ओवर पेप्सी एंड कोक भी। और उन्होंने लेमन फ्लेवर, कोला फ्लेवर और ऑरेंज फ्लेवर में इसको लॉन्च कर दिया है। गर्मी ज़्यादा बढ़ने का मतलब है सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज की ज़्यादा सेल होना। तो ये समय पर आप सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज के जो लिस्टेड एंटिटीज हैं, उसके शेयर्स भी अपनी रडार पर रख सकते हैं, नज़र में रख सकते हैं। लेकिन मेरा फिर से आपको एक चेतावनी कहें या एक वार्निंग ये है कि आप कोई भी निवेश अपने रजिस्टर्ड रेगुलेटेड फाइनेंशियल डॉक्टर, कंसल्टेंट, गार्जियन के अलावा ना करें। डोंट बर्न योर फिंगर, बिकॉज ये जो एटमॉस्फेयर है ग्लोबल, इंडिया, एशिया, यूरोप, जापान, अफ्रीका, सब तरफ अनसर्टिनिटी के बादल छाए हुए हैं किसी न किसी कारण से। आप ये नहीं कह सकते कि वन कंट्री और वन सेक्टर इज 100% ग्रोथ ओरिएंटेड नाउ डेज। मेरा ये मानना है कि अभी भी आपको आने वाले 6 महीने बहुत कॉशियसली अपने पैसे को निवेश करने के संबंध में आगे बढ़ते रहना होगा। और सबसे अच्छा, अगर आपको रिस्क फ्री निवेश करना है और आपका पैसा भी ग्रो होता रहे, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो इस समय म्यूचुअल फंड में होना चाहिए। लेकिन वो भी आप अपने रजिस्टर्ड फाइनेंशियल डॉक्टर, एडवाइजर, कंसल्टेंट से संपर्क ले के ही निवेश करें। एक और चीज़ मुझे आज आपसे डिस्कस करनी है कि 31 मार्च आने वाला है। जिन लोगों ने अपनी टैक्स प्लानिंग नहीं करी है, वो जल्द से जल्द कर लें। आप बाद में ये ना कहें कि हमने ज़्यादा टैक्स दे दिया सरकार को, हम इसको कैसे कम करें। आप कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स एक्ट के अंदर काफ़ी सारे डिडक्शंस, काफ़ी सारे एग्जम्पशंस रखे हैं। अगर आप आम निवेशक हैं, नौकरी पेशा आदमी हैं, तो अगर आप सही से अपने टैक्स प्लानिंग करेंगे, अगर आपको टैक्स प्लानिंग की ज़रूरत है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप किसी भी टैक्स रजिस्टर्ड रेगुलेटेड टैक्स एक्सपर्ट से सलाह लेने के बाद अपना टैक्स मिनिमम कर सकते हैं विद द गिवन पैरामीटर ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। अगर आप निवेश नहीं करेंगे, अगर आप प्रॉपर सेक्शन का एडवांटेज नहीं लेंगे बाय डिस्प्लेइंग योर इन्वेस्टमेंट और योर अर्निंग्स और योर डिडक्शंस, तो आप लॉस में रहेंगे। आप बाद में ये मत कहिएगा हिंदुस्तान में टैक्स ज़्यादा है। हिंदुस्तान में टैक्स सही है, कमी है यहाँ पर वित्तीय साक्षरता की। जो हमारा चैनल मनी मैटर्स और हम उसके माध्यम से हिंदुस्तान के हर घर में वित्तीय साक्षरता की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं, और आशा करते हैं कि आने वाले सालों में भारत का हर एक घर बेसिक वित्तीय साक्षरता के मुहिम में 100% फुलफिल करेगा। इसी आशा के साथ मैं आज का सेशन एंड करता हूँ। हम कल फिर आएंगे बातों बातों में ही कुछ मुख्य बातों को लेकर आप सभी के बीच। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, फॉलो करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और इंडस्ट्री यूजर तक हमारे चैनल को पहुँचाएंगे।